अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। एक प्रकरण सामने आया विपक्षी दलों का। तीसरा मोर्चा का गठन होने जा रहा है, ऐसा कवायद चल रही है शरद पवार जी के नेतृत्व में। और लगातार पीके प्रशांत किशोर जो हैं, आप उनको जानते भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, रणनीतिकार हैं, वो लगातार संपर्क में हैं शरद पवार जी के। और विपक्ष किस तरीके की रणनीतियां बना रहा है, इस तरह का रणनीति क्यों बन रहा है, क्या मायने हैं आगामी आने वाले चुनाव में, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या आपको लगता है विपक्षी पार्टी चुनाव जैसे ही करीब आता है एक मंच गठित करती है और मंच के बैनर तले एक बड़े संगठन का निर्माण करने की कोशिश करती है? सिर्फ चुनाव में ही होता है, चुनाव के बाद सारी चीज़ें जो है धरातल पर से खसकती नजर आती हैं। आप अपने व्यक्तिगत विचार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि गंगा नदी को अगर उतारना होता है तो भागीरथी प्रयास करना पड़ता है। वक्त काल और परिस्थितियाँ का गुलाम इंसान होता है और हमारी परिस्थितियाँ भी। तो बहुत सीधी सी बात है कि चूँकि कांग्रेस की सरकार इस देश ने देखी है, इस देश ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, और आपने देखा कि आपने एनडीए और यूपीए के रूप में भी तमाम दलों को एक साथ देखा है। थर्ड फ्रंट की कवायद कोई आज पहले की कवायद नहीं है कि आज पहली बार हो रही है। इससे पहले भी कई बार कवायद हुई, बनी भी। थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट भी बनी थी, आपको याद होगा कि उसमें वीपी सिंह साहब थे, एक कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने, कुछ समय के लिए इंद्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। तो वो काल भी आप लोगों ने देखा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये एक विकल्प नहीं है, बिल्कुल ये बहुत सक्षम विकल्प है। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में और तीसरा मोर्चा का मतलब ही है कि थोड़ा सा बराव रखना कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से, बल्कि बाकी जो क्षेत्रीय छत्रा को एक साथ इकट्ठा करके। और चूंकि आप अगर अच्छी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप केंद्रीय पॉलिटिक्स से बेहतर होगा कि अगर सारे दल जो प्रांत के हैं अगर उनको आप मिला करके एक थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनाते हैं तो हर एक प्रदेश का जो हित होगा वो सुरक्षित होगा। तो इससे जो है देश का एक अच्छा और व्यापक विस्तार हो सकता है, विकास हो सकता है, उस पर रणनीति पे काम किया जा सकता है और इसमें हर क्षेत्र को एक अच्छी दावेदारी मिलेगी अपने नेता के रूप में। तो थर्ड फ्रंट का अगर कहीं से बनता है हिसाब और बन जाता है, जो प्रयत्न प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं शरद पवार जी के माध्यम से, यशवंत सिन्हा जी और हमारी भी पार्टी है ममता बनर्जी से भी बात चल रही है, हम सारे लोगों एक मत है कि इस तरह का एक मंच बनना चाहिए जो दोनों ही दलों से थोड़ी दूरी बना के रखे, क्योंकि एक तीसरा विकल्प होना चाहिए इस देश के अंदर जो आगे भारत माँ भारती की सेवा कर सके। सर, प्रशांत किशोर पीके लगातार संपर्क में है। कई बार शरद पवार जी के घर पर उनकी एक मीटिंग होती है, एक सर्वदलीय मीटिंग होती है, विपक्षी पार्टियों को एकत्रित किया जाता है। तृणमूल कांग्रेस में आप देख भी सकते हैं पश्चिम बंगाल में कैसे सरकार अपनी बनाती है। पीके बहुत बड़ा एक नया नाम इसमें जुड़ता चला जा रहा है। सर, यशवंत सिन्हा का एक प्रकरण आया, वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उसके बावजूद उनको काम करना पड़ रहा है शरद पवार जी के ही अंडर में। सर, मेरा एक प्रश्न ये था कि यशवंत सिन्हा इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे रहे हैं, आज दूसरे पार्टियों के अधीन होकर काम कर रहे हैं, उनको ऐसे मंचों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि या तो ये कहा जाए कि फूट डालने वाला एक बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से सुपरिचित हैं, उसका ये हो सकता है कि ये कारण हो कि वो जा रहे हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आपका जो प्रश्न है वो अपनी जगह पर आपके दृष्टिकोण से है, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ कोई किसी से छोटा नहीं है, वहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं है। जहाँ थर्ड फ्रंट की बात चल रही हो, सारे नेता एक बराबर के हैसियत के होते हैं, क्योंकि अगर ना होते तो फिर एक दूसरे से वार्ता नहीं होती। तो इस बात को इस नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। और दूसरी, यशवंत सिन्हा जी ने इस देश को चलाया, उसके यहाँ के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने खून से अभिषेचित करने का काम किया था, लेकिन वह अटल बिहारी जी की शासन के समय की बात है जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ अपनी विचारधारा होती थी, कैडर के लोग हुआ करते थे। लेकिन अब तो वो भारतीय जनता पार्टी का पतन हो गया, वो तो टू मैन आर्मी बन करके रह चुकी है।
कहीं लोकतंत्र उस पार्टी के अंदर नहीं रह गया। वरना आप सोचिए कि 4 मंत्रालयों के जो है वो मंत्री थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा साहब वित्त मंत्रालय चलाए थे, उन लोगों के लिए उस जगह नहीं बची। उमा भारती जी बाहर हैं और तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, यशवंत सिन्हा जी चूंकि देश की भलाई चाहते हैं, देश के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो माँ भारती को परास्त करने वाली शक्तियाँ हैं उनको कैसे दूर रखा जाए। क्योंकि माँ भारती का नाम अगर आप ले करके पीठ में खंजर होते हैं विकास को, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आपने विनाश करी। और कोई भी व्यक्ति इस बात को मानेगा कि अगर वाकई आप माँ भारती के विकास के लिए काम कर रहे होते, 7 वर्षों तक आपको अभी तक आप प्राप्त कर चुके हैं, बावजूद उसके आपकी जीडीपी माइनस में जा रही है। आपने बेरोजगारी दर जो है वो 23% कर दिया है। और आपने इन्हीं 7 वर्षों में माँ भारती के लिए विदेशों से जो है वो 51 लाख करोड़ रुपए कर्ज उठा लिया है, जिसको माँ भारती कैसे चुकाएगी। और दूसरी बात, आपने उन पैसों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या यूज़ किया, ये आज तक इस सरकार ने नहीं बताया। 20 लाख ईवीएम गायब हैं लोकतंत्र के उस मंदिर से जहां कहा जाता है कि वोटों से ही सरकारें बनती हैं। तो आप बताइए कैसे कोई मान ले कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। 4 कॉलोनियम के जजेस जो अपनी आत्मा की आवाज़ लेकर आए थे वो आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा जी हों या शरद पवार जी हों या जितने भी बड़े नेता हों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हों, ममता बनर्जी जी हों, ये और लालू प्रसाद यादव जी हों, उसके बहुत बड़े हिस्सा है वो। और अभी दिल्ली में वो मौजूद भी रहे हैं, आपने देखा भी है जिस तरह की चर्चाएं सामने आई। तो इन लोगों की रहनुमाई में जितना अच्छा विकास देश का हो सकता है, क्योंकि इन्होंने प्रांतों में अपनी सरकारें चलाई हैं, केंद्र में भी मिनिस्टर रहे हैं, तो केंद्र का भी अनुभव, प्रदेश का भी अनुभव और छत्र अपने अपने क्षेत्रों के, तो निश्चित रूप से अच्छा प्रतिनिधित्व प्रदेशों को देश के लिए मिलेगा। और देश निश्चित रूप से तभी विकास कर सकता है जब हमारा यूनाइटेड संघ में हमारा प्रांत आगे बढ़ेगा। तो इस सोच के साथ तीसरा मोर्चा बनने का एक विकल्प है, जो उन लोगों का एक अच्छा प्रयास है, इसको सराहना चाहिए। सर, तीसरा मोर्चा का संगठन होता है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, 15 पार्टियां जो हैं वो विपक्ष के तौर पर संगठन में सम्मिलित होती हैं। कांग्रेस को दरकिनार किया गया है। बतौर प्रवक्ता आप किस नज़र से इसको देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का इसमें शामिल न होना? देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत एक सीधा मानना है कि हम कभी भी किसी दल के मुक्त होकर के भारत की संकल्पना नहीं करते। कांग्रेस का अपना वजूद है, समाजवादी पार्टी का अपना है, भारतीय जनता पार्टी का अपना है। हम किसी के मुक्त भारत की स्थापना नहीं चाहते। कांग्रेस अपनी जगह पे अपनी लकीर खींचे, वो जनसेवा कर रही है, उसको जो जनता समझेगी वो करेगी। लेकिन यहाँ पर बात इसकी है कि थर्ड फ्रंट ही आखिर निर्माण क्यों हो रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक ही दृष्टिकोण से रही है, जिसमें असंतुलन कायम हुआ है देश में। आपने देखा होगा कि देश की 90% जो संसाधन है वो केवल 3% लोगों के हाथ में है और 97% लोगों के हाथ में 10% है। तो आप बताइए कि अगर ये अमीर और गरीब की खाई नहीं पाटी जाएगी तो फिर किस तरीके से देश चलेगा। हम लोग देश को समाजवादी सिद्धांत से चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो अभी तक जिन पे पावर नहीं आया उनको पावर्ड किया जाए, ताकि वो माँ भारती के लिए काम कर सकें। और जब तक आप सोशलिस्ट सोच के साथ इस देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक एक गरीब आदमी के, एक अंतिम आदमी के जो चेहरे पर मुस्कान है और जो तन पे ढकने का कपड़ा है, छत पे छत, आप नहीं दे सकते। बिल्कुल अंतिम में सर, कि तीसरा मोर्चा का गठन आगामी जो भी चुनाव है, विधानसभा 2022 हो चाहे केंद्र की 2024, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं इसका गठन? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। 2022 तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 8 महीने की बात है। अभी तो ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन, नेताओं से एक दूसरे से मिलने का दौर, कैसे क्या प्रारूप होगा, क्या हमारे नेता किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरे मोर्चे में अगर बनाने में जो भी कवायद होगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर तीसरे मोर्चे के साथ खड़े होंगे। और 2024 में आप निश्चित रूप से देखेंगे कि एक तीसरी शक्ति बहुत तेजी से उभर करके सामने आएगी, जिसको जनता अपनी रहनुमाई सौंपेगी। ये निश्चित रूप से 2024 में थर्ड फ्रंट की सरकार होगी। बिल्कुल, जैसा कि आपका कहना था। आप सर, चूंकि अंतिम है तो मैं चाह रहा था एक प्रश्न और। थर्ड पार्टी ठीक है, संगठन हो रहा है, चेहरा कौन हो सकता है? जैसे थर्ड पार्टी में बड़े नाम हैं, चेहरा फिर लेके एक नई चीज़ें आएंगी और फिर विपक्षी ही जो है भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे देगा चुनाव में अपनी एक मजबूत स्थिति के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं तो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि एक काल ऐसा आया था कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन, तो जिसको लोग गूंगी गुड़िया कहते थे वो प्रधानमंत्री भी बनी और उन्होंने देश भी चलाया।
उनके अनुभव भी खट्टे मीठे रहे, उन्होंने देश को आगे भी बढ़ाया, तो आपातकाल में भी झोंका, उससे भी उन्होंने शिक्षा ली। तो मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपको देश को आगे बढ़ाना है तो चेहरे को आपको पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें तम चिरने का दम खम होता है, बन करके सूरज वही चमकता है। निश्चित रूप से हमने जितने भी नेताओं के नाम लिए ये प्रखर हैं, इनमें से कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश के लिए हितकर होगा। किसी को छोटा या बड़ा कद करके आप नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि जनसेवा की भावना होनी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इन लोगों ने जनसेवा की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो चेहरा उनको देखना पड़ता है कि हमारे पास चेहरा है, ये है, वो है। तो अगर आपको चेहरा ही देखना है तो फिर काम क्यों देखना? तो काम देखिए ना, चेहरे में क्या रखा है। बिल्कुल, काम देखना, चेहरा क्या देखना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप थे राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि थर्ड पार्टी जो संगठन बन रही है क्या उसके मायने हो सकते हैं। चेहरा आवश्यक नहीं है, कार्य पे ध्यान देना है, ऐसा कहना है राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का। और जो भी विपक्षी पार्टियां इस समय आ रही हैं, देश हित में कार्य करें और देश को आगे ले जाने का कार्य करें, ऐसा कहना है राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का। चुनाव आते ही विपक्षियों की जो है धड़कनें बढ़ जाती हैं। तीसरा मोर्चा का जो है वो कवायद चल रहा है। लगातार प्रशांत किशोर राजनीतिक विश्लेषक हैं, रणनीतिकार हैं, लगातार विपक्षियों के संपर्क में हैं। शरद पवार जी जो है मीटिंग करते हैं, कई बार मीटिंग करते हैं, उनके आवास पे मीटिंग होती है। क्या कुछ बातें निकल के सामने आती हैं वो तो विपक्षी दल के नेता ही बताएंगे। और इसी क्रम में तीसरा मोर्चा क्या है और क्यों उसकी कवायद तेज चल रही है, इन खास विषय पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रदेश महासचिव हैं, युवा कांग्रेस के और स्वयं युवा भी हैं, बादल चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बादल जी, चुनाव आता है, जैसे ही एक सुगबुगाहट आती है विपक्षियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और जब विपक्षियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं तो वो नए पार्टियों का एक गठन है, तीसरा मोर्चा का गठन है, इस तरह की चीज़ों को लेकर सामने आते हैं। लेकिन आज जो तीसरा मोर्चा का गठन है, तमाम विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है, कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं गायब से दिख रही है, क्या कहना चाहते हैं? जी, जो तीसरा मोर्चा का गठन है शरद पवार जी के नेतृत्व में हो रहा है, और उसमें रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो की मुख्य भूमिका मानी जा रही है, उसमें 15 विपक्षी दलों की एकजुट किया गया है। उसमें कांग्रेस को न्योता नहीं दिया इन लोगों ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस जैसी मजबूत और सशक्त पार्टियों को बिना जोड़े तीसरा मोर्चा किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए और जानना चाहिए, और 15 विपक्षी दलों के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना कांग्रेस के किसी भी प्रकार से ये मोर्चा सफल नहीं होगा। बिल्कुल, यशवंत सिन्हा सबसे बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, एक राष्ट्रमंच नाम का संगठन और गठन करते हैं उसका, उनके बैनर तले ये मीटिंग होने जा रही है। लेकिन यशवंत सिन्हा पार्टी में जाते हैं, उसके बावजूद जो है कांग्रेस को जगह नहीं मिलती है। खैर, अगर कांग्रेस को जगह नहीं भी मिलती है, इन जो तमाम विपक्षी पार्टियों, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 15 विपक्षी पार्टी एक साथ होकर एक मंच के नीचे एक नई रणनीति बना रहे हैं, क्या सुगबुगाहट है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं पूरे विपक्षी पार्टी? देखिए, सुगबुगाहट ये है कि भाजपा की मशीनरी जो रणनीति होती है उसको रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारी पार्टी की शुभकामनाएं हैं भाजपा की मशीनरी को, जैसी चुनाव जो योजनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए। अगर इस योजना को रोकने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी सफल हुए, जिसका परिणाम आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा को अगर इस केंद्र से हटाना हो तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी भाजपा हट सकती है। क्योंकि ये जाति विशेष की बात करके, धर्म विशेष की बात करके और तमाम मुद्दों को बरगला के, आम जनमानस की हित की सरकार है भी नहीं, लेकिन लोगों को बरगला के अपने बातों में ला के, और इनके राष्ट्रीय नेता जो शुद्ध रूपेण से झूठ बोलते हैं, इस तरह से करके वो आम जनमानस को ठग के सरकार में आते हैं। तो ऐसे ठगेड़े लोगों को अगर इस देश से हटाना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों को हम लोग देश से हटा सकते हैं, और देश में एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने के लिए हम लोग अग्रसर होंगे। बिल्कुल, 2019 का भी प्रकरण है, तमाम विपक्षी दल एक मंच पे आते हैं,
आपको नहीं लगता कि आप ही मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को, मौजूदा सरकार को, उनको सरकार बनाने के लिए? आप एकजुट होते हैं लेकिन आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसा आपने बताया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना संभव है। कहीं ना कहीं जनता ने, आम जनमानस ने हमको स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं करने का निर्णय आपके सामने है कि भारत जीडीपी आज तक इतनी नीचे कभी गिरी ही नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सरसों के तेल हुए, आम जनमानस की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि जिससे चुनाव आने के, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने अभी 7-8 महीने बाकी हैं, लेकिन आम जनमानस त्रस्त है। केंद्र का चुनाव 24 में है, लेकिन जनता त्रस्त है। इसको लेकर लोग, आम जनमानस मन बना चुका है, विचार बना चुका है। और मैं बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हम लोग संघर्षशील लोग हैं, सड़क पर निकलने वाले लोग हैं। हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको विचारों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातों और विचारों को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि आम जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। ये सरकार के जो मुखिया हैं वो झूठे वादे करते हैं। आज तक कितनों को रोजगार मिला, कितनों के 15-15 लाख आ गए, ऐसी तमाम बातें जो चैनल पे नहीं हो सकती है वो लोग बोलते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2022 का चुनाव या 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कांग्रेस पार्टी भले ही वो किसी भी गठन में शामिल ना हो, उसको दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन हौसला आपका बुलंद है। हमसे बात करने के लिए बादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी, न्यूज़ नेटवर्क।